बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एडवांस लेवल की वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे और डिफरेंट टाइप्स की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली वीडियो है जिसके अंदर हम HTML5 के बेसिक्स टैग्स के बारे में जानेंगे और HTML डॉक्यूमेंट यानी कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें इसको कोड करने के लिए जो है एक IDE की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि हम समझ लें कि HTML और उसके साथ कौन सी टेक्नोलॉजी जो हैं इस्तेमाल होती हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये वेबसाइट्स बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है? ये वेबसाइट्स बनाने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी एक प्रोटोकॉल के ऊपर जो है इंटरनेट के ऊपर रूट होती हैं, जिसका नाम है HTTPS या HTTP। तो HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट इसमें और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इनमें दो चीज़ें, दोनों में पहले जो दो लफ्ज़ हैं वो कॉमन है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स रूट करती हैं वो हाइपर टेक्स्ट के अंदर करती हैं। मतलब कि जो वेब पेजेस हैं आपके वो हाइपर टेक्स्ट के अंदर जो है रूट करेंगे, जिनके अंदर HTML के बुनियादी टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर करने के लिए। तो HTML हम इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं। और जैसे HTML जो है हमारी इंसानी बॉडी के लिहाज से डिज़ाइन की गई है। इसमें जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है पूरी बॉडी का, वो HTML है। उसके अंदर टैग्स हैं डिफरेंट के, हेड है, फुटर है, बॉडी है, इस तरह के टैग्स हैं। और जो हमारा ऊपर हमारे मास है, ऊपर जो स्किन है, जो कलर हैं हमारे, जो हमारी फेस की जो स्टाइलिंग है, वो हम HTML के अंदर जो है वो CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट से देते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट जो है स्टाइल होती है। जैसे मेरे पास अभी जो है ये ओपेरा का ब्राउज़र जो है ओपन है, और यहाँ पे जो आपको कलर और जो शेडिंग और जो ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं राउंड कॉर्नर के साथ, ये सारे के सारे CSS के साथ स्टाइल हैं। अब उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है? जैसे हमारी नर्व सिस्टम है या सेंसर हैं, जो काम हमारी बॉडी के अंदर सेंसर करते हैं वही जो है जावास्क्रिप्ट करती है। मतलब कहाँ पे माउस की पोजीशन क्या है, कहाँ पे क्लिक की है यूज़र ने, कहाँ पे होवर किया है, होवर करने पे क्या काम करना है, ये सारा काम है जावास्क्रिप्ट का। अब इसके अलावा जो है ये तो फ्रंट एंड का हो गया। इसके अलावा जो है हम फिर इसके पीछे एक बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो टेक्नोलॉजी बैकएंड में कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका काम क्या है? वही काम है जो हमारे ब्रेन का है हमारी बॉडी के अंदर, कि वो जो है बैकएंड के ऊपर डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि फ्रंट एंड के ऊपर जो है हमारे सेंसर वर्क कर रहे होते हैं, जो कम्युनिकेशन में होते हैं ब्रेन के साथ। तो अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था HTML का कि HTML क्यों यूज़ करते हैं। अगर मैंने जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात की, तो अगर मैं यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसके शुरू में जो है HTTPS लिखा आता है। HTTPS का मतलब है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे नोटपैड जो है ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड, बल्कि नोटपैड की बजाय जो है अगर मैं यहाँ पे भी, जहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ इसके एड्रेस को, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट जो है ये HTML का है हाइपर टेक्स्ट, और ट्रांसफ़र जो है ये क्या करता है? वेब पेजेस को या जो भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं जो वेब पेज के अंदर होती है उसको ट्रांसफ़र करता है। और प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और एस का मतलब सिक्योर है। तो ये हमारी HTML जो है एक प्रोटोकॉल के ऊपर पूरे इंटरनेट के ऊपर रूट होती है, जिसकी वजह से हमारे वेब पेज जो हैं ऑन दी रिक्वेस्ट जो है हमारे ब्राउज़र के अंदर रेंडर करते हैं। तो HTML का बुनियादी मकसद ये है कि ये वेब पेजेस को क्या करते हैं? हमारे ब्राउज़र के अंदर रेंडर करवाते हैं। तो अभी हमने इस कोर्स को शुरू करना है, तो इसके लिए हमें एक IDE चाहिए जिसके अंदर हम कोड करेंगे। तो मैं आप सबको प्रेफर करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड का। तो आप क्या करेंगे? इसको डाउनलोड करने के लिए आप ब्राउज़र के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड।
तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा वो इसी का होगा। आप डाउनलोड के ऊपर चले जाएं और आपका जो सिस्टम है वो अगर 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड कर लें, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट डाउनलोड कर लें। तो अभी यहाँ पे इसका डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। आप अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ के अंदर ही 64 बिट या 32 बिट डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है विंडोज़ का। तो विंडोज़ 7, 8 और 10 के लिए यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र इंस्टॉलर, तो 64 बिट मेरा सिस्टम है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा इसका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने चूँकि जो है इससे पहले ही डाउनलोड करके रखा है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं 32 बिट भी अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लें। अभी मैं चलता हूँ इसके सेटअप की तरफ। तो सेटअप मेरा पड़ा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं इसको जो है जल्दी से अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है, नहायत ही आसान है कि आपने जस्ट जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट करते जाना है, ताकि जो है ये आपके सिस्टम के ऊपर जो है इंस्टॉल होता जाए। अभी मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा या एंटर प्रेस करूँगा इसको सेलेक्ट करके। तो इसका सेटअप आ गई, इसको आपने एक्सेप्ट एग्रीमेंट करना है और इसके बाद जो है आपने इसको जस्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने जो है ये वाले ऑप्शन सारे ही चेक कर देने। ऐड ओपन विद कोड, क्योंकि हम जो है पूरा फोल्डर एज ए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम इसको ओपन कर सकेंगे राइट क्लिक के। तो इसको नेक्स्ट करेंगे हम और फिर इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी आपके सिस्टम के अंदर कॉपी हो जाएंगी, यानी आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम के ऊपर ईजीली। उसके बाद क्या करना है, हमने करना ये है कि इसके अंदर कुछ हमने ज़रूरी एक्सटेंशंस जो हैं वो करनी हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको लॉन्च करेंगे, फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एक्सटेंशंस आ जाएंगी। इसके लिए एक्सटेंशंस के लिए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना जो है ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने एक्सटेंशन करनी है वो लाइव सर्वर की है, कि हम अपनी वेबसाइट्स को जो है लाइव सर्वर के ऊपर जो है रन कर सकेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेरे पास आ रही है। आपने क्या करना है, जस्ट इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और आपकी एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है इंटेलिसेंस कोड की। तो इंटेलिसेंस कोड की एक्सटेंशन जो है क्या करेगी, एक AI असिस्टेंट है जो हमें कोड लिखने के अंदर हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी जो है इंस्टॉल हो रही है पहले वाली लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर जो है अब इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे दूसरी जो एक्सटेंशन हमने ऐड करनी है वो इंटेलिसेंस कोड की है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरनेट का मेरे ख्याल से इशू आ रहा है, इंटरनेट मेरा भी स्लो जा रहा है। तो इंटेलिसेंस की जो है आपने यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे विजुअल स्टूडियो कोड इंटेलिसेंस की आ जाएगी। बहरहाल हमने अभी लाइव सर्वर की कर ली है, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम अपना कोड जो है स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सप्लोरर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E। तो इसको मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये आ जाएगा एक्सटेंशन का। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब लाइव सर्वर जो है इसके अंदर जो वेब पेज है हमें ये लोड करवाने के लिए हमें एक फ़ोल्डर चाहिए। फ़ोल्डर जो है ओपन होना चाहिए, फिर जो है ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो वर्क करती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ या डेस्कटॉप के ऊपर कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ वेब के नाम से। तो यहाँ पे मैं जस्ट फ़ोल्डर क्रिएट किया वेब, ठीक है। और अब क्या करूँगा मैं, अब देखें मैंने जो आपको ऑप्शन चेक करवाए थे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, उसका क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरा फ़ोल्डर जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगा और मैं इजीली जो है इसके अंदर अब कोडिंग कर सकता हूँ, नई नई फाइल्स बना सकता हूँ और इसको लाइव सर्वर के ऊपर भी जो भी फाइल्स होंगी मैं उसको रन कर सकता हूँ।
तो बिल्कुल सिंपल काम है। जब आप वहाँ पे कर देंगे चेक इसको, तो ये ऑप्शन जो है वहाँ पे आ जाएंगे। अभी मेरे पास जो है ये वेब का फ़ोल्डर जो है ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा index.html के नाम से, यानी कि HTML की फ़ाइल जो है यहाँ पे मैंने ले ली है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे HTML5 की टेम्पलेट जो है इंपोर्ट करेंगे। तो HTML5 की टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HTML और 5, उसके बाद इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। 5 एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली टेम्पलेट इसकी आ जाएगी। अब इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉक टाइप, ये टैग लगा हुआ है। HTML के अंदर जो है हम जब वेब पेज जो है डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टैग्स को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप का टैग लगा, ये क्या बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो है HTML टाइप का है। दूसरा हमारे पास टैग है HTML का। आपका जो वेब पेज होता है वो पूरे का पूरा HTML टैग के अंदर क्लोज होता है और इसके अंदर ही सारी हम कोडिंग करते हैं। हेड, बॉडी, फुटर, हर चीज़ इसके अंदर आएगी, टाइटल वगैरह हर चीज़ इसके अंदर आएंगी। उसके बाद जो है हमारा जो सबसे पहला जो टैग होता है HTML के अंदर वो हेड का है और उसके बाद बॉडी का है। तो हेड के अंदर जो है हम मेटा टैग्स यूज़ करते हैं और साथ में टाइटल देते हैं, और अगर हमने कोई स्टाइल शीट साथ में लिंक करनी है तो वो भी यहाँ पे ही लिंक करवाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, आप देखते हैं ये मेटा टैग्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास मेटा टैग है 4 सेट का। 4 सेट का मतलब ये है कि करैक्टर सेट कौन से हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वेब पेज के अंदर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है UTF-8 आ रहे हैं, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं। UTF-8 का मतलब ये है कि हम हर तरह की लैंग्वेज जो है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, उन सब के करैक्टर्स जो हैं इस वेब पेज के ऊपर रेंडर करवा सकते हैं। UTF कोडिंग जो है हम जब डेटाबेस के ऊपर पहुंचेंगे उसके डिज़ाइन के ऊपर तो हम वहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने उर्दू डाटा या हिंदी या इंग्लिश का या चाइनीज़ का डाटा जो है, मतलब किसी भी लैंग्वेज के करैक्टर जो हमने जब स्टोर करवाने हो तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारे पास मेटा टैग व्यू पोर्ट का। व्यू पोर्ट जो है ये क्या करता है कि जो भी अवेलेबल विड्थ होती है स्क्रीन की, उसके लिहाज से जो है वेब पेज को क्या करता है, उसकी विड्थ जो है सेट करता है। यहाँ पे इसका कंटेंट आ रहा है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब डिवाइस की जितनी भी विड्थ होगी उतनी ही इस पेज की विड्थ होगी। और इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब है कि 100% जो है जूम के ऊपर ये वेबसाइट ओपन होगी या वेब पेज जो है ओपन होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा टैग है मेटा का HTTP इक्विवेलेंट का। इसमें हम कंपैटिबल किया है अपने वेब पेज को। यहाँ पे IE इज इक्वल टू एज लिखा है, इसका मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अब एज के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। तो क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं या टैग्स जो हैं वो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं करते, तो हमने यहाँ पे बताया कि अब जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर की बजाय आप जो है किसको यूज़ करेंगे, एज को यूज़ करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट रिकमेंडेड ब्राउज़र है विंडोज़ के लिए। उसके बाद और भी मेटा टैग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है मैं एक और आपको मेटा टैग करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेटा और फिर लिखूँगा कॉलन, और उसके बाद जो है जैसे मैं यहाँ पे कंपैट का कर लेता हूँ। अब ये वाला टैग जो है पहले से ही लगा हुआ था, मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश का टैग क्या करेगा, मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे 30 सेकंड के हर 30 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है ये मेरे वेब पेज को रिफ़्रेश करता रहेगा। उसके बाद SEO अगर हमने करनी है अपने वेब पेज की तो यहाँ पे मेटा टैग यूज़ करते हैं। मैं इसको लिखूँगा मेटा KW। तो यहाँ पे लिखते हैं मेटा कॉलन KW, कीवर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ये क्यों नहीं काम कर रहा, 1 मिनट इसको देखते हैं। मेटा टैग ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो की अपडेट इसके अंदर नहीं है। चले मैं इसको जो है वैसे ही लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा नेम और उसके अंदर मैं लिखूँगा कीवर्ड्स और फिर उसके बाद कंटेंट आएगा, और कंटेंट के अंदर जो है मैं कीवर्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे लिखता हूँ HTML। अब हर कीवर्ड के बाद आपने कॉमा प्लेस करना है, जैसे मैं लिखता हूँ CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है बूटस्ट्रैप। तो ये मैंने टैग्स लिखे हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन का टैग होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है जैसे हम यहाँ पे
देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी चूँकि विजुअल स्टूडियो कोड जो है इंस्टॉल किया है तो उसकी अपडेट्स के अंदर जो है ये चीज़ें आएंगी। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया, तो मेटा का टैग यहाँ पे मैं एक और इस्तेमाल करता हूँ और उसका नेम के अंदर मैं डालूँगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है क्या होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है जैसे ही आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो उसके एक तो वो मेटा टैग्स यूज चेक करता है कौन कौन से जो है कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल किए, और दूसरी उसकी डिस्क्रिप्शन देखता है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि HTML 5 ट्यूटोरियल्स, उसके बाद जो है ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। ठीक है, अभी जो मैंने हैं 2-3 टैग्स जो हैं नए करवाए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते टेम्पलेट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा टाइटल। अब टाइटल क्या है, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज़ वेब पेज टाइटल या दिस इज़ टाइटल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैंने चूँकि लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आपके सामने मैंने इसको इंस्टॉल करवाई है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद लाइव सर्वर कर दूँगा, तो ये मेरा वेब पेज जो है लाइव सर्वर के ऊपर जो है ओपन हो जाएगा। अब देखें जो मैंने टाइटल सेट किया था वो यहाँ पे आ रहा है टाइटल बार के अंदर दिस इज़ टाइटल, और बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक वेब पेज जो है वो डिज़ाइन नहीं किया। तो इसके बाद जो है हम दोबारा से अपने IDE के अंदर यानी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टैग्स हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बॉडी है और बॉडी जो है ये पूरे HTML को डिफ़ाइन करती है कि किस तरीके से जो है हम इसके अंदर चीज़ें करते हैं। अब हमने जो है जो बेसिक चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं वेब पेज के अंदर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो है हमने ये देख लिया कि सबसे पहले ऊपर हेड आ गया और उसके बाद जो है बॉडी है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं एक HTML टैग के अंदर क्लोज हैं। अब टैग किस तरीके से लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा एक स्टार्टिंग सिंबल, फिर उसके बाद आएगा टैग नेम, उसके बाद इसका क्लोजिंग सिंबल आएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इसने टैग को ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर दिया है। तो स्लैश लगा के आपने इस टैग को क्लोज़ भी करना है। पहले टैग नेम आएगा, वो उसकी पैरेंथेसिस जो हैं बंद हो जाएंगी, उसके बाद इसको टैग को स्लैश के साथ हमने बंद भी करना है। तो अभी जो है हम कुछ बेसिक्स टैग्स के बारे में HTML5 के अंदर जो यूज़ होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है जो सबसे कॉमन चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल होती हैं वो है हेडिंग्स। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ कि कमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं ये एक्सक्लेमेशन साइन लगाया और आगे डबल डैश के अंदर मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग्स इन HTML। अब HTML के अंदर टोटल जो हैं वो 6 हेडिंग्स हैं H1 से लेके H6 तक। जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 मैंने लिखी और हेडिंग 1 लिखने के बाद जो है जैसे ही मैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग 1 इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ जो है दोनों ही काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं हमें। उसके बाद हेडिंग 2 इसी तरीके से हम लिखेंगे H2, यहाँ पे लिखता जाता हूँ हेडिंग 2। तो मैं जो है इसको यहाँ पे इतना टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। मैं इसको सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो ये वाली हेडिंग 2 जो है हमारे पास क्रिएट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब जाएंगे हम इससे नेक्स्ट लाइन में। हेडिंग जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसमें हमें ब्रेक लाइन यूज़ नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे मैं अभी हेडिंग 3 जो है यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा H3 और उसके अंदर जो है मैं ये पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रिक्वेंटली जो है इनका साइज़ छोटा हो रहा है। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, H4 का टैग इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ 6 तक। उसके बाद जो है H5 और यहाँ पे लिख देंगे H5 और उसके बाद H6 लगाने के बाद जो है यहाँ पे मैं उसको दूंगा और इसको पेज को सेव करवाऊँगा। ये ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर के ऊपर सारी कोडिंग जो है वो सिंक हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये डिफरेंट 6 हेडिंग जो हैं मैंने इस्तेमाल की हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब ये हेडिंग्स हैं, हम हेडिंग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद जो है हम पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ के लिए हम P का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो P के मतलब है पैराग्राफ। तो इसके लिए ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, हम पैराग्राफ जो लगा रहे हैं, अब देखें कि मैंने जो है क्या करना है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ लगाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने डमी पैराग्राफ चाहिए, मैं यहाँ पे लॉरम इप्सम के ऊपर जाता हूँ
लॉरम इप्सम के ऊपर, और वहाँ से कोई डमी टेक्स्ट जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ इंटरनेट से ही। जैसे ये वाला पैराग्राफ मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने इसको पेस्ट किया, मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और अपनी वेबसाइट देखूँगा तो देखेंगे कि हमारे पास जो एक पैराग्राफ जो है क्रिएट हो गया है, और ये स्क्रीन के ऊपर जो है बिल्कुल जस्टिफाई करके उसको सेट कर रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है। तो ये एक पैराग्राफ के लिए जो है हम ये करते हैं कि हम जो है पी का टैग इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो है पैराग्राफ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अब इसको हम स्टाइल करना भी बाद में सीखेंगे जब हम स्टाइल शीट्स के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना जो है वो बहुत ही अच्छी हैबिट है, आप लाजमी कमेंट किया करें ताकि आपको पता हो कि आपने ये कोड जो है किस लिए लिखा है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अभी उसके बाद क्या करेंगे, अभी जो है हमारे पास अब अभी तक जो है हम जस्ट टैग्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे बॉडी का है, बॉडी के अंदर जैसे बीजी कलर का एट्रीब्यूट है। मैं जैसे इसको कहता हूँ कि ये इसका कलर जो है पूरी बॉडी का ग्रे कर दो, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ग्रे अप्लाई किया है तो आप जाके देखेंगे ब्राउज़र के अंदर, तो इसके अंदर जो है पूरी वेब पेज का जो कलर है वो क्या हो गया, ग्रे हो गया हुआ है। इसी तरीके से आप जो है इसके ऊपर कोई इमेज लगा सकते हैं। आप जैसे पी का टैग है, पी के अंदर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर, तो मैं कहता हूँ इसको सेंटर कर दो, और ये क्या करेगा, उसको सेंट्रलाइज कर देगा पैराग्राफ को, जैसे आप ये देख रहे हैं। उसके बाद जो है अगर मैं किसी हेडिंग को भी करवाना चाहता हूँ तो उसका भी एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है अलाइन का। अलाइन इज़ इक्वल टू जैसे सेंटर करते हैं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं हम एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, हम सारी की सारी स्टाइलिंग जो है वो CSS के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो है आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ, जैसे ये हेडिंग जो है सेंटर में आ गई है तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा पैराग्राफ का टैग। अब आते हैं लिस्ट की तरफ। HTML के अंदर जो है 3 टाइप्स की लिस्ट हैं। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ लिस्ट इन HTML, लिस्ट इन HTML। अब HTML के अंदर जो है 3 टाइप्स की लिस्ट हैं। एक और कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है जी, 3 टाइप्स हैं हमारे पास लिस्ट की जो HTML के अंदर अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले जो है मैं लिस्ट जो यूज़ करूँगा वो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे जैसे है मैं लिखता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL का टैग इस्तेमाल करते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास ये देखेंगे हम कि यहाँ पे अब इसकी लिस्ट आइटम आ जाएंगी। इसके लिए हम LI का टैग इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 1, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। 3-4 इसकी आइटमें बना लेते हैं, 5 बना लिए मैंने, ये मेरे ख्याल से काफ़ी होंगी। और उसके बाद जो है ये मैंने इसको सेव करवाया, और सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई हुई है। अभी जो है ये आपको सही से नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसका जो है कलर जो ग्रे किया था मैं उसको बॉडी के अंदर इसको ख़त्म करता हूँ एट्रीब्यूट को, ताकि जो है हमें ये क्लियरली वाइट कलर के अंदर जो है चीज़ें नज़र आएँ। तो अब देखें ये एक लिस्ट जो है क्रिएट हो गई है, और इसकी जो टाइप है वो डिस्क के अंदर शो कर रहा है। अब इसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप्स जो हैं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप, और टाइप इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी जैसे पहले डिस्क लगी हुई है, डिस्क आ जाता है हमारे पास, और डिस्क के साथ जो है जो हमारे पास ये शो हो रहा है यही आएगा। और उसके अलावा हम सर्कल कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल करता हूँ, और सर्कल करने के बाद सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो अब देखेंगे कि इसके अंदर जो है सर्कल अप्लाई हो गया हुआ है। और अगर मैं इसको स्केयर करता हूँ, स्केयर, तो स्केयर करने के बाद जो है आपके ब्राउज़र के अंदर जो है वो बॉक्सेस से बन जाएंगे। अभी इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो देखेंगे ये बॉक्स जो हैं इसके ऊपर क्रिएट हो गए हुए हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट थी। इसके बाद जो है ऑर्डर लिस्ट आ जाती है। ऑर्डर लिस्ट के लिए जो हम क्या करेंगे अभी उसको देखते हैं। जो है मैं क्या करूँगा, ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट।
अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, OL का टैग यूज़ करते हैं, जैसे उसके लिए UL का किया था अनऑर्डर के लिए और ऑर्डर के लिए OL का। अब इसी तरीके से हमने सेम तरीके से इसके अंदर LI का टैग यूज़ करना है आइटम बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ आइटम 1, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे भी 5 आइटम जो हैं क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको डिफरेंट नंबरिंग कर देते हैं 2, 3, 4 एंड 5। अभी जैसे ही हम इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है, अब देखेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5 के साथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्रिएट हुई हैं। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं, अब जो कि ऑर्डर में हैं, तो इसके अंदर एक तो न्यूमेरिक के अंदर हैं कि आप जो है इसको अगर 1 करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 करते हैं तो ये न्यूमेरिक के अंदर जो है अपनी लिस्ट क्रिएट कर देगा। अगर आप इसको कैपिटल A करते हैं तो ये ABC जो है लिस्ट के साथ लगा देगा। जैसे हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो ये ABCDE आ जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आप इसको स्मॉल लगाते हैं लेटर तो स्मॉल ABC आ जाएगी। इसके अलावा जो है अगर आप I साथ में यूज़ करते हैं तो I का मतलब है कि रोमन काउंटिंग जो होती है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये बेसिक्स तरीके हैं इसके ऊपर लगाने के। अगर मैं सपोज़ करें यहाँ पे मैं लगाता हूँ 1, 2 वाली, और मैं कहता हूँ कि ये स्टार्ट हो। अब इसका एक और एट्रीब्यूट है स्टार्ट का, तो मैं चाहता हूँ कि ये 10 से स्टार्ट हो। तो क्या होगा कि मेरी लिस्ट जो है 10 से स्टार्ट होगी और आगे कंटिन्यूसली ग्रो करती जाएगी। तो ये बेसिक तरीके हैं ऑर्डर लिस्ट लगाने के। उसके बाद आती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। तो मैं इसके लिए भी एक कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, उसको मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे, DL का टैग इस्तेमाल करेंगे। और DL के अंदर जो है हमारे पास इसके अंदर जो है हम लिस्ट आइटम नहीं यूज़ करते बल्कि हम DT यूज़ करते हैं कि डेफिनेशन टेक्स्ट और डेफिनेशन DH डेफिनेशन हेडर आ जाता है। जैसे यहाँ पे DH में अगर यूज़ करूँ डेफिनेशन डाटा और डेफिनेशन टेक्स्ट, तो अगर मैं DT यहाँ पे यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे मैं सपोज़ करें मैं लिखता हूँ हेडिंग लिखता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो ये मेरे पास जो है एक हेडिंग क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसी के नीचे जो है एक DL का टैग यूज़ करता हूँ डेफिनेशन लिस्ट का, तो वहाँ पे मैं जैसे डालता हूँ आइटम 1, और आइटम 1 डालने के बाद जो मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे आइटम 1 जो है उसके अंडर क्रिएट हो गई हुई है। और इसी तरीके से आप मल्टीपल आइटम जो हैं, जैसे ऊपर 4-5 हमने की हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको देता हूँ 2 एंड 3 एंड 4, 5। तो ये मेरे पास जो है डेफिनेशन लिस्ट जो है आ जाएगी। इसका यूज़र जो है वो काफ़ी कम है इसके अंदर हमारे पास। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स आएंगे उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से आएंगे। अभी तक जो हमने किया है वो हेडिंग की हैं, पैराग्राफ किया है और लिस्ट आइटम्स की हैं। अब हम देखेंगे कि लिंक्स कैसे लगाते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक कमेंट कर लेता हूँ लिंक्स का, लिंक्स इन HTML। अब लिंक्स लगाने हैं, जैसे बहुत सारी वेबसाइट के अंदर लिंक लगे होते हैं। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नया वेब पेज या नई विंडो के अंदर ओपन हो जाता है, नई टैब के अंदर ओपन हो जाता है, या फिर उसी टैब के अंदर नया वेब पेज ओपन होता है। तो उसके लिए हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं href के अंदर। हम जैसे यहाँ पे मैं फेसबुक का एड्रेस देता हूँ https://www.facebook.com। आप इसको जो है सिंपली जाके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो है इसका एड्रेस आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन विद करता हूँ तो मैं इसको इधर से कॉपी करके भी इसको डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं जैसे यहाँ पे पहले मैंने लिख भी दिया था, तो अब यहाँ पे डालता हूँ कॉपी करके। तो अब इसके दरमियान में जैसे मैं लिखता हूँ ओपन फेसबुक, अभी मैंने फेसबुक ओपन लिखा है। तो ये क्या करेंगे, अभी अपन ब्राउज़र के अंदर आते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो हमारे पास जो है एक यहाँ पे लिंक शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा पेज जो है वो क्या करेगा,
फेसबुक के जो साइट है उसकी तरफ जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टारगेट का कि हम किस तरीके से इसको टारगेट करवाएं। अगर मैं टारगेट इज इक्वल टू न्यू कर देता हूं तो क्या करेगा, इस वेब पेज के अंदर फेसबुक ओपन करने की बजाय, जैसे मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूं बाकी टैब्स को, तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो नई टैब के अंदर जो है फेसबुक की साइट जो है ओपन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम लिंक लगाते हैं। हम लिंक किसी इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, अभी जस्ट मैंने टेक्स्ट के ऊपर लगाया, इसी तरीके से आप यूट्यूब का लगा सकते हैं, किसी लोकल डॉक्यूमेंट का लगा सकते हैं कि लोकल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, या आपकी वेबसाइट का कोई पेज जो है ओपन हो जाए, तो आप जस्ट यहाँ पे उसका href के अंदर उसका लिंक डालेंगे और टारगेट इज इक्वल टू न्यू या बाय डिफ़ॉल्ट जो है करंट होता है तो करंट ही रहने दें। अगर आप अपना जो पेज है टारगेट पेज जो है आप करंट टैब के अंदर ओपन करना चाहते हैं। अब उसके बाद जो है आ जाता है इमेजेस का टैग। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे img का टैग लगाएंगे। इमेजेस के लिए जो है यहाँ पे मैं पहले कमेंट दे लेता हूँ, इमेजेस इन HTML। अब इमेजेस इन HTML के अंदर जो है img का टैग यूज़ करते हैं और सोर्स के अंदर हम इमेज का एड्रेस देते हैं। जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे जैसे मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे लिखता हूँ फ़ोटो, और मैं कोई फ़ोटो जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, और आपको दोनों तरीके से लगानी सिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने लोकल लगानी है और किस तरीके से आपने जो है वो ऑनलाइन पिक्चर जो है अपने वेब पेज के अंदर लगानी है। तो अभी मेरा जो है इंटरनेट स्लो चल रहा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी इमेज को ओपन कर लेता हूँ और उसको मैं सेव एज़ करवा लेता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर। तो जैसे ये वाली है मेरे पास इमेज, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज एज़ करेंगे और ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा कि इसको सेव करवा लेते हैं। तो सेव करवाने के लिए जहाँ पे मेरा फोल्डर पड़ा है, ये पड़ा है, इसके अंदर मैं इसका नाम है डाउनलोड, बल्कि नाम देता हूँ इसके, मैंने डाउनलोड करवा लिया। स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा तो मेरे पे इमेज जो है वो होगी। अभी चूँकि ये से डाउनलोड नहीं हुई तो ये इसका फॉर्मेट जो है ये मेरे पास अजीब तरीके से आ रहा है। चलें मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैनर डॉट, ये मेरे पास सजेशन आ गई। अभी इसको मैं सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो है ये इमेज जो है लग जाएगी। अभी इमेज जो है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ पे इसके शुरू में जो है BR का टैग अप्लाई कर दूँगा। BR का मतलब है नेक्स्ट लाइन में हमें ले जाओ। तो यहाँ पे जैसे BR का टैग मैंने लगाया और इसको क्लोज़ कर दिया तो आप देखेंगे कि इमेज जो है हमारी अब नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव हो जाएगी। तो अभी जो है हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ बैनर इमेज, और इसके अलावा एक इसका एट्रीब्यूट है टाइटल का। टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ ए बैनर इमेज। अब टाइटल का टैग क्या करेगा, जैसे ही मैं इधर जाऊंगा और इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो ये मुझे जो है इसकी कैप्शन दिखाएगा, दिस इज़ बैनर इमेज। इसके अलावा मैं इसकी विड्थ और हाइट वगैरह सेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसकी एक एट्रीब्यूट है विड्थ का और हाइट का, तो मैं उसके अंदर जो है इसकी विड्थ और हाइट जो है सेट कर सकता हूँ इसी के अंदर रहते हुए, इसी टैग के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ, जैसे मैं 500 पिक्सल कह रहा हूँ, और हाइट जो है स्पेस डालने के बाद हाइट लिखेंगे, हाइट, और वो भी मैं 500 पिक्सल ही कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करवाऊँगा और सेव करवाने के बाद जो है मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो मेरे पास जो है इमेज का साइज़ जो है 500 बाई 500 हो चुका हुआ है। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, जैसे मैं इसको 900 करता हूँ और विड्थ भी मैं 900 करता हूँ, तो ये क्या होगा, इसका साइज़ जो है स्क्रीन के ऊपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे ये वाली मेरे पास 900 बाई 900 की इमेज आ गई है। तो ये वाला जो है इमेज का टैग था, किस तरीके से हम लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल टैग है, इसमें कोई भी मतलब कि परेशान होने वाली बात नहीं कि किस तरीके से लगाएं हम इसको। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो है हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स लगाते नहीं हैं, चूँकि हमने हर चीज़ जो है CSS के अंदर स्टाइल करनी होती है, तो इसलिए एट्रीब्यूट्स जो हैं HTML टैग्स के हम कम ही लिखते हैं। उसके बाद जो है रहता है हमारे पास फॉरम्स का टैग।
तो फॉर्म का टैग देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्म जो है बना सकते हैं। तो फॉर्म का टैग बनाने के लिए हम फॉर्म, ज़ाहिर बात है उसका जो है एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर जो एक्शन है, एक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ही हम फॉर्म के अंदर डाटा लिखेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो किस फाइल के अंदर जो है डाटा सेंड होगा। अभी हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ हैशटैग। तो मैंने इसकी जगह पे हैशटैग लिख दिया है और आगे इसके जो है मेथड आ जाता है कि गेट और पोस्ट का मेथड होता है कि किस तरीके से हमारा जो फॉर्म का डाटा है वो सबमिट होगा। अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। फॉर्म के अंदर जो डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होती हैं, अगर मैं आपको चेक करवाऊँ यहाँ पे तो इनपुट, सबसे पहले हमारे पास हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, इनपुट लगाएंगे और कॉलन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर जो है हम जैसे इसकी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ गया और नेम जो है इसका मैं देता हूँ जैसे कि यूज़र नेम, इसको कर लेता हूँ यूज़र नेम। और आईडी जो है इसकी मैं अभी जस्ट रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं आईडी जो है अभी नहीं लगाना चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर सेव करवाऊँगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो एक फ़ील्ड जो है क्रिएट हो गई हुई है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले जो है फॉर्म से पहले मैं कुछ BR के टैग्स अप्लाई कर लूँ ताकि फॉर्म जो है वो डिफरेंट थोड़ा सा नीचे नज़र आए। तो मैं इसके ऊपर 3-4 मरतबा BR का टैग अप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है मूव होता जाए। अब यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स जो है क्रिएट हो गया, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है। मैं इसके साथ लेबल भी लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल का टैग यूज़ करूँगा और फार इज इक्वल टू उसको कर दूँगा यूज़र नेम, मतलब कि इसके नेम के इक्वल आपने करना है। तो लेबल के दरमियान में मैं लिखता हूँ यूज़र नेम और उसके बाद जो है मैं कॉलन लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास जो है ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ठीक है मेरे पास जो है ये एक फ़ील्ड क्रिएट हो गई है यूज़र नेम के साथ जो है। इसको मैंने जूम इन किया है वेब पेज को। उसके बाद अगर मैंने कोई और जैसे लगाना है पासवर्ड, सपोज करें लगाना है, सबसे पहले मैं उसका एक लेबल लगाऊंगा और लेबल इज फार इज इक्वल टू पासवर्ड करेंगे इसको और इसके दरमियान में लिखेंगे हम पासवर्ड। और फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम एक इनपुट का टैग लेंगे, इनपुट और कॉलन आप लिखेंगे पासवर्ड। जैसे ये नीचे सजेशन आ रही है तो नेम इज़ इक्वल टू आपने इसको पासवर्ड ही कर देना है, पासवर्ड। और आईडी जो है इसकी मैं रिमूव कर रहा हूँ, अभी हम स्टाइल जो है नहीं कर रहे इसको। जैसे ही मैं इसको सेव करवाऊँगा तो हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे कि हमारे पास जो एक नई फील्ड जो है पासवर्ड की क्रिएट हो गई है। जैसे ही इसके अंदर मैं लिखता हूँ अब्दुल रहमान, मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे अब्दुल रहमान और पासवर्ड के अंदर जो है यहाँ पे जो भी मैं कैरेक्टर लिखूँगा वो एज ए पासवर्ड फील्ड जो है शो अप होंगे। तो इस तरीके से जो है हम पासवर्ड फील्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद सपोज करेंगे मैं यहाँ पे जेंडर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक लेबल लगाऊँगा, लेबल और फार इज इक्वल टू जेंडर करेंगे और उसके अंदर जो है इसका टेक्स्ट जो है जेंडर ही कर देंगे। और फिर जो है हम इनपुट टाइप जो है रेडियो बटन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और कॉलन, इनपुट कॉलन रेडियो। इनपुट कॉलन रेडियो क्या करेगा जी, हमारे पास ये जनरेट करेगा किसको, रेडियो बटन को। तो मैं यहाँ पे उसकी क्या की है, नेम उसका जेंडर कर दिया और वैल्यू इज़ इक्वल टू मैं उसकी कर देता हूँ, पहले मेल है, मेल के लगा लेते हैं और बाहर निकल के हम एक टेक्स्ट लिखेंगे मेल का। जैसे ही हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ रहा है जेंडर मेल। अब उसके बाद जो है फ़ीमेल के लिए लगाना है तो सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर पेस्ट करता हूँ और इसको जहाँ पे मेल है उसको जस्ट फीमेल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ीमेल किया और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पे जेंडर के दो जो हैं रेडियो बटन क्रिएट हो चुके हुए हैं, जेंडर मेल और फीमेल का। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन बटन लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन लगाने के लिए जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ एक लेबल लेता हूँ और लेबल इज इक्वल टू फार, जैसे मैं कहता हूँ सब्जेक्ट, जैसे मैं उसका रोल कर लेता हूँ, ठीक है रोल। और उसके बाद जो है अब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा और सेलेक्ट के अंदर नेम इज़ इक्वल टू रोल ही करेंगे और आईडी जो है अभी इसकी कुछ भी नहीं दे रहा। उसके बाद मैं ऑप्शन का टैग इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर ऑप्शन बनाने के लिए और ऑप्शन के अंदर पहले मैं यहाँ पे देता हूँ एडमन और उसकी वैल्यू जो है वो भी एडमन ही कर देंगे। और फिर जो है इसको मैं कॉपी करके
नेक्स्ट लाइन के अंदर 2-3 पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएगा स्टाफ, उसके बाद स्टाफ, और उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टमर कर लेते हैं, कस्टमर, और यहाँ पे भी इसको कस्टमर कर लेते हैं। अब इसको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो रोल आगे आ रहा है जी, एडमन और स्टाफ, ये वैल्यू इस तरीके से हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, ये चूँकि एक फॉर्म फील्ड है। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, अभी ये हमने कुछ बेसिक्स इनपुट टैग्स लगाए हैं। ये इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का होता है, डेट सेलेक्ट करने के लिए है, टाइम सेलेक्ट करने के लिए है, कलर सेलेक्ट करने के लिए है, तो बहुत सारे इनपुट टैग्स अवेलेबल है। अभी जस्ट हम जो है बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक इनपुट टाइप का सबमिट का बटन लगाऊंगा, जिसमें हम जो है इस डाटा को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट कॉलन सबमिट लिखूँगा और वैल्यूज़ इक्वल टू, जैसे इसकी मैं करता हूँ सेव, तो इस बटन का नाम मैं रखता हूँ सेव, और इसको मैं फ़ाइल को सेव किया और ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा लिखा होगा यूज़र ने, मतलब यूज़र जो भी इनपुट देगा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है अब्दुल रहमान, पासवर्ड कोई मैंने लगा लिया, मेल सेलेक्ट कर लिया, एडमिन कर लिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो डाटा जो है वो क्या होगा, वो सबमिट हो जाएगा किसको, यहाँ पे जो हैशटैग की जगह पे जो भी हमने फ़ाइल का लिंक दिया होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक रीसेट का भी बटन बना लेता हूँ। तो इनपुट कॉलन रीसेट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका मैं वैल्यू भी रीसेट ही कर देता हूँ। अब रीसेट का बटन क्या करेगा, रीसेट का बटन जो है जो भी डाटा हमने एंटर किया होगा इसके अंदर, जैसे मैंने ये किया है और मेल है, फीमेल है, इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जैसे मैं रीसेट के ऊपर बटन क्लिक करता हूँ, ये सारा डाटा जो है फॉर्म को खाली कर देगा और दोबारा से डाटा इंटर करने के लिए तैयार कर देगा। तो ये थी हमारी फॉर्म फील्ड, बिल्कुल आसान है। इसके अंदर हम इनपुट टैग लेते हैं और डाटा यूज़र से लेके किसी फ़ाइल को जो है हम सबमिट करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है मैं एक BR का टैग अप्लाई करूँगा और BR का टैग जो है 2-3 मरतबा अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक कमेंट रह गया था, तो इसको मैं कमेंट भी यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर्म्स इन HTML, ठीक है जी। उसके बाद जो है अब हमारे पास हमने ये भी कर लिए। उसके बाद हमारे पास बारी आती है टेबल्स की, कि हम HTML के अंदर टेबल्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ टेबल इन HTML, और टेबल के लिए जो है ज़ाहिर बात है टेबल का ही टैग हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो है सबसे पहले जितने भी टेबल हैं उसके अंदर सारी की सारी रोज़ इस्तेमाल होती हैं, तो हम रो के लिए TR का इस्तेमाल करते हैं, TR टैग का। TR का मतलब है टेबल रो। अब टेबल रो जो है, पहली जो टेबल रो है वो, उसके अंदर हम टेबल का हेडर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूज़र नेम, यहाँ पे उसका मैं जैसे देता हूँ यूज़र, सॉरी ये टैग मिस हो गया था, यूज़र नेम। और फिर जो है नेक्स्ट मैं देता हूँ एक और कॉलम ले रहा हूँ, फिर उसके अंदर मैं देता हूँ पासवर्ड, और फिर मैं लेता हूँ जी टेबल हेडर एक और टैग। ये सारी जो यूज़र नेम, पासवर्ड और जो भी मैं दे रहा हूँ ये एक ही रो क्रिएट होगी। अभी इसको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से क्रिएट होती है। तो टेबल हेडर के अंदर एक और मैं चीज़ देता हूँ, जैसे एज है या सपोज़ करें रोल है, तो मैं रोल कर देता हूँ उसको, ताकि ऊपर वाली जो एग्जांपल है उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे कि हमारे पास जो है इस तरीके से एक हेडर जो है वो टेबल का क्रिएट हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये टेबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये टेबल के अंदर आएंगे और इसका एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बॉर्डर का। तो बॉर्डर के अंदर जो मैं इसको 1 पिक्सल करता हूँ, 1 पिक्सल करने के बाद जो है जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर साइडों पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये वाली चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएंगी कि ये एक टेबल है। अब हमने क्या करना है, टेबल के अंदर कुछ डाटा डालना है, तो हम फिर से TR का टैग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब TR के अंदर जो है हम TD का टैग इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम टेबल डाटा बोलते हैं। आप देखेंगे कि हेडर का जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल वो बोल्ड में आ रहा है, जबकि टेबल डाटा का जो है वो नॉर्मली आएगा। जैसे यहाँ पे पहले वाली जो TD है उसके अंदर यूज़र नेम आएगा, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ रहमान, और उसके बाद पासवर्ड आएगा। तो मैं एक और TD लेता हूँ, उसके अंदर मैं जैसे लिखता हूँ रहमान 92, और उसके बाद मैं TD एक और यूज़ करूँगा रोल के लिए। तो रोल के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे जैसे एडमिन है।
अभी मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद जो है मैं आपके ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और जाके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास रहमान आ रहा है, यूज़र नेम के नीचे पासवर्ड आ रहा है और फिर रोल आ रहा है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इस TR को कॉपी कर लेता हूँ, इसको 3-4 मरतबा जो है हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, उसके बाद पेस्ट, यहाँ पे इसको सॉरी नेक्स्ट लाइन के अंदर पेस्ट करते जाते हैं। ये मेरे पास ठीक है, ये फॉर्मेटिंग जो है उसके बाद जो है हम इसको दोबारा फिर से करते हैं। ये मेरे पास मैंने कुछ की हैं, इसको हम ठीक है इसकी फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे। ठीक है, रहमान है जैसे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जैन और उसका पासवर्ड जो है हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जैन 92 कर देते हैं और रोल जो है उसका स्टाफ कर लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे हसनैन कर लेते हैं, हसनैन, और पासवर्ड जो है उसका जैसे कर लेते हैं पाकिस्तान और रोल जो है उसका कस्टमर कर लेते हैं, कस्टमर किया। अभी इसको हम ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो हमारे पास जो है ये कुछ रोज़ 3 रोज़ जो है डाटा की क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल जो है वो पूरा स्क्रीन के ऊपर फिट आए, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, विड्थ इज़ इक्वल टू 100% इसकी विड्थ कर देंगे और करने के बाद जो हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो आपका ये टेबल जो है ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर फिट आ रहेगा। अब ये जो है डिफरेंट सेल्स के साथ आ रहा है, इसके दरमियान स्पेसिंग है, अजीब सा लग रहा है, तो इसकी ख़त्म करने के लिए हम एक और इसका एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे, सेल स्पेसिंग का हम जो है यूज़ करेंगे और इसको जो है मैं ज़ीरो कर देता हूँ और ज़ीरो करने के बाद जो है हम जाके ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का जो है टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। तो बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ, अगर मैं इसको मतलब कि करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको 100% के ऊपर लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है मेरे पास चीज़ें शो हो रही हैं, तो बिल्कुल तरतीब के साथ आ रही हैं। अगर आप इनके ऊपर BR का टैग अप्लाई कर देंगे तो ये वाली नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आ जाएंगी। उसके बाद जो है हमारे पास ये तो टेबल का टैग था, अभी इसको दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये मेरे पास आ रहा है, ये टेबल का टैग था। उसके बाद हमारे पास डिव का टैग होता है। डिव का टैग जो है HTML4 तक जो है हम इस्तेमाल करते रहें। डिव का टैग क्या करता है, ये पेज को डिफरेंट डिविजन्स के अंदर डिवाइड करता है, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल टैग है, उसके अंदर हम क्लास और आईडी यूज़ करते हैं और उसके लिए डिव का टैग यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सारा डाटा जो हम क्लोज़ कर देते हैं, जैसे हेडर है, फुटर है इसमें। लेकिन HTML5 के अंदर जो है उन्होंने अब हर चीज़ के लिए डिफरेंट टैग्स बना दिए हैं। जैसे पहले हम डिव के लिए कंटेनर, उसके अंदर क्लास लेते थे, लेकिन अब HTML5 के अंदर जो है सेक्शन का टैग अवेलेबल है, फुटर के लिए फुटर का टैग अवेलेबल है, हेडर के लिए हेडर का टैग अवेलेबल है। तो ये बेसिक्स टैग थे जो आज हमने HTML के अंदर सीखे। बहुत कुछ जो है हमें सीखने को मिला। तो उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई आप मज़ीद चीज़ जो है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और आप कमेंट के अंदर मुझे ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी, और साथ में जो है आपने मुझे ये बताना है कि हेडर और फुटर में क्या फ़र्क है। ये आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ पहला, कि आपने हेडर और फुटर के अंदर मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस है उसके अंदर, और ये भी आपने मुझे बताना है कि HTML जो है वो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए क्यों ज़रूरी है। वो मैंने वीडियो के अंदर ही आपको इसका आंसर बताया है, तो आपने मुझे ये बताना है कि क्यों ज़रूरी है और किस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CSS के बारे में जानेंगे कि CSS किस तरीके से हम अपनी वेब स्टाइल के ऊपर या वेब पेजेस के ऊपर या वेब शीट्स के ऊपर जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।